बालको नमस्कार। रिवीजन के अंतिम पड़ाव में लगभग पहुंच गए अपन और 12वीं क्लास का 14 चैप्टर है पारितंत्र इकोसिस्टम। एग्ज़ाम में इस पार्ट में आपको एक के 2 प्रश्न मिलेंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें अभ्यसद हो सकता है, रिक्त स्थान होगा। एक प्रश्न होगा अति लघुतरात्मक और 2 प्रश्न आएंगे आपके डेढ़ नंबर के। ऐसा करके 3 और 2 5 नंबर का ये पार्ट है। लास्ट के 4 पार्टों में समान ही है, ये जो तरीका है आने का वो समान सा ही है। देखो, इकोसिस्टम का मतलब है अजैविक तथा जैविक कारक दोनों का समावेश। अगर किसी स्थान पर अजैविक और जैविक कारक दोनों मिलते हैं तो उसको बोला जाता है पारितंत्र या इकोसिस्टम। अब देखो, जटिल होता है तंत्र। 2 मुख्य घटक बांटे गए हैं इसके। एक होता है स्थलीय पारितंत्र, एक होता है जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में नाम से पता चल रहा है जंगल है, घास के मैदान है, मरुस्थल किस में आते हैं? स्थलीय पारितंत्र में। झील, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां, ज्वार, नदमुख आदि किस में आते हैं? जलीय पारितंत्र में। ये दोनों प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं, प्रकृति से बन मिले हैं। अगर खुद अपन बनाते हैं पारितंत्र उसको बोलते हैं कृत्रिम पारितंत्र। तो कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण याद रख लेना। मानव निर्मित जो है सस्य भूमि है, जल जीवशाला है, एक्वेरियम बनाते हैं ना मछलियों वगैरह के लिए, वो हो गया। और अपनी खेत की जो भूमि है, ये क्या है? कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण है। पारितंत्र के प्रकार आ गए और प्राकृतिक और कृत्रिम आ गया। अब पारितंत्र की संरचना और क्रियाशीलता के बारे में। पहली बात तो अजैविक और जैविक घटकों का आपस में जब मिल जाते हैं उस तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इसमें जो भी विभिन्न प्रजातियों का जो विन्यास होता है उसको स्तर विन्यास कहा जाता है। इन 4-5 पहलुओं के अंतर्गत पाठ को पढ़ा जाएगा। देखो, पहला सबसे नंबर है उत्पादकता। उत्पादकता किसे कहते हैं? इसमें आता है सबसे पहले प्राथमिक उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित इकाई क्षेत्र के अंदर जैव मात्रा और कार्बनिक सामग्री की जो मात्रा है इसे किस में व्यक्त करते हैं? ग्राम या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को ही क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। इसे ग्राम पर ईयर या किलोग्राम, किलो कैलोरी, मीटर पर ईयर इस प्रकार ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र का सकल प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर है। मतलब सकल प्राथमिक उत्पादन किसको बोलेंगे? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलेंगे? जो कुल उत्पादन किया है किसने? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधों ने। इनमें से जो इनके खुद के श्वसन में घट गया, निकल गया, जीपीपी में से आर निकाल दिया, तो इनका ये क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, सकल प्राथमिक उत्पादन क्या है और नेट प्राथमिक उत्पादन क्या है? उत्पादकता बोल देंगे, उत्पादन बोल देंगे यहाँ पर। आगे देखो, द्वितीय उत्पादकता को उपभोक्ता के द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उत्पादकता से संबंधित दोनों तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, सूत्र याद रखना है। ये घुमा फिरा के भी दे दे इसको। अपघटन की बात करें तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को बुरबुरा करके सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, पोषक तत्वों को खंडित करने में सहायक होते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को बोलते हैं अपघटन। और ये खुद होते हैं अपघटक या अपरद होते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष आदि सहित सारे क्या कहलाते हैं? अपरद। ये डेट्राइटस का निर्माण करते हैं, डेट्राइटस बनाते हैं और अपरद कहा जाता है इनको। अब ये जो अपघटन की क्रिया है, डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया है, वो क्या क्या करते हैं? चरण विखंडन है, निक्षालन है, अपचयन है, ह्यूमिफिकेशन है या खनिजीभवन है। ये सब क्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। ये डायग्राम आपको देखना है किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया की जा रही है। वृक्ष है, वृक्ष से हरी पत्ती गिरती है, कुछ कीटों के द्वारा उसको खाया जाता है, कीड़े यहाँ पे लग रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया आती हैं। अब देखो एक एक बातें। सबसे पहले खंडन किसको बोलते हैं? अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। अपरदधारी क्या करते थे? इस अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। निश्चालन प्रक्रिया में क्या करते हैं? जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध अणुओं के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया निश्चालन है। अपचयन का मतलब बैक्टीरियल तक कविकीय एंजाइम अपरदों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते, अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, इसे कहते हैं अपचयन।
या अपचय। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल सहित तत्व का निर्माण होता है, इसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। इसका अपघटन बहुत ही धीरे धीरे गति से चलता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खनिजीकरण। तो ये 5 प्रक्रिया याद रखनी है। यहाँ पर खनिजीकरण है, ह्यूमिफिकेशन है, उसके बाद में अपचय है, उसके बाद में निश्चालन है, उसके बाद में अप्रधारी है। एक एक नंबर वाले में कोई भी परिभाषा पूछी जा सकती है, लिख लिख कर याद कर लेना इसको। अपघटन वो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तो अपघटन धीरे होता है। यदि अपरद नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो क्या होता है, ये तेज होता है। तो अपघटन की प्रक्रिया कब तेज होती है, काइटिन और लिग्निन उसमें ज़्यादा है तो जोर आएगा। गर्म व आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेजी से होती है, जबकि निम्न ताप अवायवीय जीवन के अध्ययन अपघटन की प्रक्रिया धीमी होती है। तो जहाँ पर गर्म प्रदेश है ना, गर्म मिट्टी है, गर्म क्षेत्र है, तापमान ज़्यादा है, उस स्थान पर अपघटन की प्रक्रिया जल्दी या आर्द्र पर्यावरण में ज़्यादा होती है। अब ऊर्जा का प्रवाह, सबसे पहले तो देखो आपने पढ़ा होगा बेनिया है पिनाला, विबग्योर जिसको बोलते हो। तो आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है, PAN जिसको बोलते हैं, प्रकाश संकीर्ण सक्रिय विकिरण। अब देखो पादप केवल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो सक्रिय परिवहन आया ना, उसका 2 से 10% ही काम लेते हैं। या मान लो संपूर्ण सूर्य का प्रकाश आता है उसका 1%, क्योंकि यहाँ पर ये आधा है ना, 50% का 2% ले रहे हैं काम में, तो संपूर्ण है उसका 1% और 50% और 2%, ये 2 बातें याद रखनी है आपको। आगे देखो, सबसे पहले जो भोजन बनाएंगे उनको उत्पादक कहेंगे। स्थलीय पारितंत्र में शाक व काष्ठीय पादप क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और जलीय के अंदर कौन हो सकते हैं, जैसे पादप पलवक है, काई है, बड़े जलीय पादप हैं, ये सब क्या हैं, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है इनको। अब ये प्राथमिक उत्पादक अपना भोजन किसको देंगे, इनसे भोजन कौन प्राप्त करेगा, इनसे करेगा परपोषिया उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या होता है, पादप से भोजन लेता है, इसलिए उसको शाकाहारी बोलते हैं। उसको फिर आगे द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, तो इसका मतलब द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। तो निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होगा हमेशा। इसमें जैसे सामान्य शाकाहारी कीट पतंग है, पक्षी है, स्तनधारी पशु आदि इसमें सम्मिलित करते हैं। और वो उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता है या उसको प्रथम मांसाहारी के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी के ऊपर क्या लगे होते हैं, वही अपरद खाद्य श्रृंखला की खाद्य श्रृंखला आ गई। खाद्य श्रृंखला के प्रकार हो गए, अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है, एक मृतपोष्य पूर्तिजीवी खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, आहार जाल है, आहार जो श्रृंखला है उसके प्रकार हैं। एक चारण खाद्य श्रृंखला जो सामान्यतः नॉर्मल प्रक्रिया शुरू होती है, अपरद जो सड़े गले पदार्थों मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है, ये वाली आ गई। अब देखो जलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा प्रवाह महत्वपूर्ण साधन है। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच व कोयस क्या होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का ये अंतर संबंध क्या कहलाता है, आहार जाल कहलाता है। तो आहार श्रृंखला और आहार जाल के अंदर अंतर याद रखना, आहार श्रृंखला के प्रकार याद रखना, आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, आहार जाल और आहार श्रृंखला में क्या क्या अंतर होता है याद रखना ये। और इसके आधार पर पोषण स्तर का याद रखना, ये सारे के सारे पोषण स्तर हैं। देखो इस चित्र को बड़ा अच्छी तरह से समझ लेना, इस चित्र से घूम फिर के कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे इस श्रृंखला में देखो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक होना चाहिए। यहाँ पर आगे देखो प्राथमिक पोषक स्तर, पहला उत्पादक ही होता है प्राथमिक पोषक स्तर, ये द्वितीयक पोषक स्तर, ये तृतीयक पोषक स्तर और चतुर्थ पोषक स्तर। यहाँ पर कर लेना अपनी किताब में, तृतीयक उपभोक्ता। अब ये क्या होते हैं पादप, ये क्या होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी, मतलब तीनों क्या है, ये उपभोक्ता, एक क्या है उत्पादक है, ये शाकाहारी और ये मांसाहारी। इसको बोलते हैं प्रथम मांसाहारी, इसको बोलेंगे उच्चतर मांसाहारी। एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो आप अलग अलग खाद्य श्रृंखला के उदाहरण, रट लेना, इसको ढंग से समझ लेना। आगे देखो एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्राएं होती है, जिसे क्या बोलते हैं खड़ी फसल। खड़ी फसल के बारे में पूछा जा सकता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है, इसे बोलते हैं 10% का नियम। याद रखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है 10% वाला नियम। ये देखो सूर्य के प्रकाश है, किसने, हरे पेड़ पौधों ने भोजन बनाया,
इसको किसने लिया? प्राथमिक उपभोक्ता ने लिया। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद में अंतिम उपभोक्ता, और इन सब के भी मरने खरने से ये अपघटक हैं, इसको नष्ट कर रहे हैं। एक श्रृंखला चलती है। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के, संख्या, जैव मात्रा और ऊर्जा, 3 प्रकार के होते हैं ये। संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा का और ऊर्जा का पिरामिड, ये बनाने हैं आपको बता भी रखे होंगे आपके सर ने, तो आप तीनों प्रकार के पिरामिडों के आपके पास डायग्राम बनाए भी होंगे। आगे देखो, ये दे रखा है एक व्यष्टियों की संख्या, तो आप अगर एग्जाम में बनाना पड़े ना तो आप संख्या का पिरामिड आप बनाओ तो याद रखना इधर संख्या लिखनी है, लिखो कोई सी भी अपनी मर्जी से लिखना, कोई खास बात नहीं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लिख देना, इस प्रकार का पिरामिड बना देना। ऐसे डब्बे वगैरह याद नहीं रहेंगे कैसे छोटे बड़े बनेंगे, तो आप इस प्रकार से बना देना, इसको ऐसे बना देना। ये आ जाएगा उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। संख्या लिख देना कोई भी, यहाँ पर ऊपर घटते क्रम में लिख देना, संख्या का पिरामिड हो गया। इसी प्रकार से शुष्क भार का, शुष्क भार में लिखो तो वजन लिखना यहाँ पर, इस पर भी अपनी संख्या अपने हिसाब से लिख देना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में ये दे रखा है एक जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड, खड़ी फसल का, तो यहाँ पर दे रखा है ये। अब देखो, ये है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही मिलेगा आपको, हमेशा ऐसा ही मिलेगा। संख्या याद रखना यहाँ पर है, अगले स्तर पे 1000 जूल है, फिर 100 जूल है, फिर 10 जूल है। अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 1 लाख जूल कर रहे हो, तो यहाँ करना 10,000, यहाँ करना 1000, यहाँ करना 100। हर अगले स्तर के ऊपर क्या है, ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरित होता है, इसे 10% का रूल कहते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अब इनमें ये याद रखने वाली बात है, 2 पिरामिड हमेशा आपको क्या मिलेंगे, उल्टे मिलेंगे। अगर आप बड़े वृक्ष का पिरामिड देखेंगे और संख्या की बात करेंगे, तो संख्या में बड़े वृक्ष का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है, बाकी संख्या के सारे पिरामिड सीधे होते हैं। और अगर जैव भार का पिरामिड बात करें तो आपके पादप पल्वक मतलब तालाब का पिरामिड है वो उल्टा हो गया, बाकी सभी सीधे होते हैं। तो मैंने 2 अलग से दर्शा दिए, ये 2 उल्टा है, ये उल्टा है, किस में, ये संख्या में, और ये जैव भार में। बाकी सारे पिरामिड कैसे होते हैं, सीधे होते हैं हमेशा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की परिभाषा, पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे कहते हैं? इसमें बीच बीच में जो भी समुदाय आते हैं उनको कर्मक कहा जाता है। एक कर्मक से दूसरा कर्मक थोड़े समय में ट्रांसफर होता जाता है। ये मैंने जो काम की चीज़ें हैं वो अंडरलाइन कर रखी हैं, आप इनको रीडिंग मारना। अब पादपों में जो अनुक्रमण की प्रक्रिया आपके सिलेबस में 2 बता रखे हैं, एक तो जलारंभी, एक है शुष्कतारंभी। जलारंभी का चित्र भी दे रखा है, शुष्कतारंभी का चित्र नहीं दे रखा, आपके टीचर ने कराए होंगे सारी चीज़ें। तो जो सबसे पहले प्रजाति आती है, जैसे मान लो शुष्क का दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले प्रजाति आती है उसको बोलते हैं लाइकेन। ये फिर धीरे धीरे डेवलप होती हैं और आगे चलकर एक नग्न क्षेत्र से शुरुआत होते हुए पूरा जंगल बन जाता है एक स्थान पर। तो शुष्क का मतलब अगर किसी शुष्क एरिया के अंदर, किसी खाली स्थान के अंदर अगर आगे जाके पूरा का पूरा, या मतलब किसी चट्टान के अंदर बात करें, आगे जाकर पूरा का पूरा जंगल तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं शुष्कतारंभी अनुक्रमण। और एक पानी के अंदर, आज पानी का है, कोई तालाब है, सड़ा गला कोई पौंड है, उसके अंदर धीरे धीरे अनुक्रमण से पूरी आपके जंगल तैयार हो जाए, उसको बोलेंगे जलारंभी अनुक्रमण। कौन कौन से पादप किस किस लेवल पे आते हैं ये मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर लेना और इनको पढ़ लेना। अब देखो, इसका चित्र है एक 14.5, किताब में कुछ गलत दे रखा है, आप भी टिक कर लेना इसको। ये डायग्राम है ना, ये आपके कार्बन का नहीं है, ये आपके है किसका, अनुक्रमण का। ये अनुक्रमण भी कौन सा, जलारंभी अनुक्रमण। और उसके देखो ये पद दे रखे हैं, सबसे पहले पादप पल्वक आते हैं किसी तालाब में, धीरे धीरे उसमें कौन से पादप पल्वक को स्थानांतरित करते हुए कौन से आते हैं, निमग्न पादप आते हैं। निमग्न पादप के बाद में निमग्न मुक्त खाली पादप चरण आते हैं। तो धीरे धीरे ऊपर पेंदे वाले, फिर तो ऊपर तैरने वाले, तैरने के बाद में आते हैं कौन से, नरकुल अनूप चरण पादप। इस प्रकार से डेवलप हो जाते हैं। कुछ कच्छ सादल चरण पादप आते हैं। लास्ट में कुंज चरण। ये इंग्लिश वाले से कॉपी की हुई है, इसलिए देखो ABCDEF और G, इस प्रकार से ये क्रम इसके बनवाए हुए हैं और लास्ट में पूरा जंगल बन जाता है। ये जलीय अनुक्रमण के उदाहरण हैं। जलारंभी अनुक्रमण का चित्र सहित वर्णन है ये, इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। उसके बाद में पोषण चक्र। पोषण चक्र की बात करें तो इनको क्या, ये देखा कार्बन का। पोषण चक्र की बात करें तो इनको जैव रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र।
अगर इनमें जो मुख्य उत्पाद है उसके रुकने का स्थान वायुमंडल है तो उसको बोलते हैं गैसीय चक्र, और उसका रुकने का स्थान अगर स्थल है, जमीन है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपके अवसादी चक्र। गैसीय चक्र के प्रकार याद रखना, नाइट्रोजन और कार्बन चक्र, और अवसादी चक्र के प्रकार हैं सल्फर और फॉस्फोरस। आपके सिलेबस में 2 ही चक्र हैं, गैसीय चक्र में कार्बन चक्र दे रखा है और अवसादी चक्र में फॉस्फोरस। कार्बन चक्र का चित्र याद रखना है, पूरा का डायग्राम, कि कार्बन कैसे कैसे सोर्स के रूप में आता है, कैसे नष्ट होता है। एक बार ढंग से पढ़ोगे, इसको चित्र को देखोगे, याद हो जाएगा। ये कार्बन चक्र का पूरा प्रक्रिया दे रखी है, कार्बन कहाँ से आया, किस रूप में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कैसे श्वसन प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल रिलीज करते हैं, पादप उसको ग्रहण करते हैं, पादप O2 देते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया इसमें पढ़नी है। फिर फॉस्फोरस चक्र है जो कि एक आपके स्थलीय चक्र है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसका भी चित्र बड़ा सरल दे रखा है, बहुत बढ़िया चित्र है ये, आराम से इसको याद कर लोगे। चट्टानी, जैसे मान लो यहाँ से शुरुआत करना है, इसको चट्टान वगैरह है, उनका अपक्षय हुआ तो मृदा के अंदर क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया। ये पानी के साथ में बहते हुए कहाँ चला गया, उत्पादक के पास चला गया, कुछ साइडों में निकल गया, ये नदी नालों के माध्यम से उत्पादक के पास चला गया। उत्पादक से उपयोग किसने कर लिया, उपभोक्ता से कर लिया। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही मरे तो उनको अपरदगी के द्वारा क्या कर दिया, अपघटन कर दिया गया इसका, और वापस किस में मिल गए, वो मृदा में। तो इस चित्र को इस प्रकार से ऐसे आपको याद करना है। ये आपका ये पार्ट है जो पारितंत्र का है, 5 नंबर का है। धन्यवाद।